हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। सो ऑलरेडी ये चैप्टर हमने कर लिया। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग वो करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट डज इट मीन दैट नेचर इज इंटरकनेक्टेड? तो इसका मतलब क्या है? सो नेचर इज इंटरकनेक्टेड मीन्स प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, वाटर एंड एयर सब इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को थ्रू मैनी लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स से। अ चेंज इन वन पार्ट, अगर किसी एक पार्ट में भी चेंज होगा, कोज चेंजेस इज मैनी अदर पार्ट्स, तो बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में भी चेंजेस होगा। ये इस तरह से यहाँ पर दिखाया कि हर एक चीज़ जो है उस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नाउ हाउ कैन अ स्मॉल चेंज कोज बिग इफेक्ट इन एन इकोसिस्टम? एक छोटा सा चेंज जो है इकोसिस्टम में बड़ा इफेक्ट कैसे लेकर आ सकता है? सो स्मॉल चेंज लाइक लेस रेनफॉल्स, कम बारिश होना, इससे क्या होगा? कैन रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, कम हो जाएगी, एंड देन रिड्यूस फूड फॉर एनिमल्स। दिस कैन पुश एनिमल्स टू मूव एंड डिस्टर्ब नियर बाय फार्म्स एंड विलेजेस। अब खाना कम होगा तो एनिमल्स क्या करेंगे? आसपास के जो विलेजेस हैं, फार्म्स हैं, वहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू देयर हैबिटेट्स? तो अपनी जगह पर वो किस तरह से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, उस जगह को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं? सो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट सो दे कैन सर्वाइव। वो इसलिए उस जगह की सिचुएशंस को या टेम्परेचर को, सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ इन द कंडीशन ऑफ देयर होम। जैसे उनकी घर की, यानी कि जैसे उनकी जगह की कंडीशन है वहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। अडेप्टेशन हेल्प देम फाइंड शेल्टर, ब्रीथ एंड गेट फूड। तो जब वो किसी जगह पर अडेप्ट करेंगे खुद को, तभी तो उन्हें घर मिलेगा, तभी तो वो वहाँ पर रह पाएंगे, ब्रीथ कर पाएंगे और फूड खा पाएंगे जो वहाँ पर अवेलेबल है। हाउ डू डिफरेंट स्पीसीज शेयर द सेम हैबिटेट विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट? तो अलग अलग स्पीसीज जो हैं एक ही हैबिटेट में रहती है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। क्यों? सो स्पीसीज कैन यूज रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज यूज करते हैं डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे, और इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग वेज में। लाइक वन बींग एक्टिव एट नाइट, कि एक जो है रात में एक्टिव हो रहा है, अनदर इन द डे। दिस रिड्यूस कॉम्पिटिशन, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन कम हो जाता है और दोनों की हेल्प होती है सर्वाइव करने में। वट इज रिसोर्स कॉम्पिटिशन एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? तो रिसोर्स कॉम्पिटिशन क्यों, क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो रिसोर्स कॉम्पिटिशन इज व्हेन ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू यूज द सेम लिमिटेड फूड। जब जो लिमिटेड फूड है, वाटर है, स्पेस है या लाइट है, सब लोग उसी को जो है यूज करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं रिसोर्स कॉम्पिटिशन। यानी कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को सब लोगों को यूज करना है, वो लिमिटेड है। इससे क्या होगा? इट हेल्प्स कंट्रोल पॉपुलेशन साइजेस, पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करना है या कीप बैलेंस, और इसकी वजह से इकोसिस्टम में बैलेंस भी बना रहता है। वट इज अ नीच इन अ कम्युनिटी? सो अ नीच इन इज द रोल ऑन एन ऑर्गेनिज्म प्ले। तो ये एक रोल है ऑर्गेनिज्म का जो प्ले करता है, इंक्लूडिंग वट इट इट्स, की क्या वो खाता है, कहाँ रहता है, और व्हेन इट इज एक्टिव, कब वो एक्टिव होता है। क्लियर नीचेज रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब जो क्लियर होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं, सपोर्ट करते हैं हार्मनी को। नाउ हाउ डू अबायोटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ हैबिटेट्स कंडीशन? सो अबायोटिक फैक्टर जो है हैबिटेट कंडीशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? सो अबायोटिक फैक्टर्स लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सोयल शेप हाउ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड ग्रोथ, कि वो किस तरह से ग्रो करेंगे। दे डिसाइड विच प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव इन डेट प्लेस, कि कौन सा प्लांट वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है या कौन सा एनिमल सर्वाइव कर सकता है। बायोटिक में आएंगे फंगई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, आर्चरी एंड बैक्टीरिया। अबायोटिक में क्या क्या? सोयल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। नाउ हाउ डू अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? अब ये किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? सो सनलाइट कैन वार्म एयर एंड वाटर, वो एयर और वाटर को वार्म कर सकते हैं। चेंजिंग टेम्परेचर एंड स्पीडिंग एवेपोरेशन, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो एवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। विंड कैन मूव एयर, अब विंड क्या जो है एयर और वाटर को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर्मिंग वेव्स, वेव्स बना सकते हैं और स्प्रेड करते हैं मॉइस्चर को। नाउ वाई आर फूड वेब्स मोर रियलिस्टिक देन फूड चेन्स? तो फूड वेब जो है ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों है फूड चेन से? तो फूड वेब शोज, ये शो करते हैं डेट मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट एंड आर ईटन बाय मोर देन वन स्पीसीज। अब फूड चेन में क्या होता है? हम दिखाते हैं यहाँ पर कुछ है घास को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है, रैबिट को फिर कोई और खा रहा है। तो फूड चेन में सिर्फ हम एक ही दिखाते हैं, ठीक है। फूड वेब में क्या होता है? दिखाया जाता है कि एक चीज़ को सिर्फ एक ही नहीं खा रहा है, जैसे घास को आपका जो है डियर भी खा रही है, रैबिट भी खा रहा है, बकरी भी खा रही है, कि एक ही चीज़ को अलग अलग जो हैं एनिमल्स हैं या चीज़ें हैं वो खाती हैं, और उनको फिर और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं।
दिस मेक द नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल। तो जो फीडिंग रिलेशनशिप यहाँ बनेगा वो नेटवर्क ज़्यादा एक्यूरेट होगा, स्टेबल होगा। हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स सपोर्ट इकोसिस्टम्स। अब माइग्रेटरी बर्ड यानी कि जो दूसरी जगह से आते हैं वो इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट करते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स हेल्प पोलिनेट फ्लावर्स को पोलिनेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं उनके सीड्स को बिटवीन फार अवे प्लेसेस जो बहुत दूर होती हैं उन पर। दे ऑल्सो ईट पेस्ट, वो पेस्ट को भी खाते हैं जिसकी वजह से फार्मर की हेल्प, क्रॉप्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। नाउ हाउ कैन ह्यूमन एक्शंस डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिक बैलेंस जो है ह्यूमन एक्शन की वजह से क्यों डिस्टर्ब होते हैं, कैसे। सो एक्टिविटी लाइक ओवर फिशिंग, ज़्यादा फिशिंग कर लेना, पोल्यूशन और कटिंग फॉरेस्ट, इससे क्या हो रहा है, रिमूव की स्पीसीज जो है वो रिमूव हो जाती हैं और हैबिटेट डैमेज हो जाते हैं। दिस कैन कोज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है और क्रैश हो जाता है एंड हार्म पीपल्स लिवलीहुड, और लोगों की जो रहने की जगह है या जो जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं वो सब खत्म हो जाता है, उसको भी प्रॉब्लम होती है। नाउ वट स्टेप कैन कम्युनिटीज़ टेक टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। तो क्या क्या स्टेप है जो कम्युनिटीज़ ले सकती हैं इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कम्युनिटीज़ कैन रिड्यूस पोल्यूशन रिड्यूस कर सकती हैं, पानी सेव कर सकती हैं एंड प्रोटेक्ट लोकल ग्रीन एरियाज एंड वेटलैंड्स, और लोकल ग्रीन एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वेटलैंड को, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसमें जो है वो हेल्प कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सपोर्ट प्रोटेक्टेड एरियाज, वो प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को वाइजली टू कीप नेचर बैलेंस, ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट इन इकोसिस्टम। ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग पार्ट, ये लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम के, जबकि अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग पार्ट्स हैं। दीज टू आर क्लोजली लिंक्ड, वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट बायोटिक है, उसे सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और सॉइल चाहिए, ये तीनों ही क्या है, अबायोटिक हैं टू ग्रो। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, और अदर एनिमल्स फूड को, फॉर फूड, ठीक है। एनिमल्स या तो प्लांट खा रहे हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड के लिए, बट दे ऑल्सो डिपेंड ऑन, लेकिन क्या सिर्फ खाने से काम चल रहा है, नहीं, उन्हें वाटर, एयर और टेम्परेचर सब चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। इन अ पॉन्ड फिश बायोटिक है, ऑक्सीजन चाहिए जो डिजोल्व है वाटर में, जो कि अबायोटिक हो जाएगा जीने के लिए। विदाउट दीज इंटरेक्शन, अब इनके बिना लाइफ प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू, लाइफ जो है कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी पानी में, और इकोसिस्टम वुड नॉट बी बैलेंस्ड। नाउ वाई इज बैलेंस इन नेचर इंपॉर्टेंट, तो नेचर में बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट व्हेन इट इज डिस्टर्ब, और क्या क्या इफेक्ट है अगर ये डिस्टर्ब हो तो। सो बैलेंस इन नेचर मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, डेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। तो बैलेंस इस नेचर का मतलब है कि नेचर में जो बैलेंस बना है उसका मतलब जो नंबर ऑफ प्लांट है, एनिमल है, वो स्टेबल है टाइम के साथ साथ। दिस हैपन, अब ये क्यों होना है, व्हेन रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर आर यूज सस्टेनेबली, आप ज़्यादा ओवर यूज उनका नहीं कर रहे हैं, वो सही ढंग से यूज़ हो रहे हैं। एंड नो स्पीसीज ग्रो अनकंट्रोलेबली, और बहुत ज़्यादा जो है कोई स्पीसीज ग्रो नहीं कर रही है। इफ़ द बैलेंस इज डिस्टर्ब, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जैसे कि फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा, इट कैन स्टार्ट अ चेन रिएक्शन अफेक्टिंग मैनी अदर स्पीसीज, तो इनकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि इसका अगर कुछ हुआ तो इसको गड़बड़ हो गई, इसको खाने को नहीं मिला, इसकी वजह से ये भी कम हो गए, तो इनको जो खाते हैं वो भी कम हो गए, तो ये चेन रिएक्शन एक बन जाएगा दूसरी स्पीसीज के लिए भी। फॉर इंस्टेंस रिमूविंग टू मैनी फिशेज, अब बहुत सारी फिशेज को अगर हम ले लेते, जैसे ओवर फिशिंग हो रहा है, तो अगर उनको निकाल लेते हैं या जो भी कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इंसेक्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिशेज उनको खाती हैं, फिशेज है ही नहीं तो खाएगा कौन, और रिड्यूस पोलिनेटर कम हो जाएंगे एंड प्लांट की ग्रोथ कम होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक पोल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफन कॉज सच इम्बैलेंस, तो पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं मोस्टली, उन्हीं की वजह से इस तरह की इम्बैलेंसेज होते हैं। रिस्टोरिंग बैलेंस टेक टाइम, अब बैलेंस को दोबारा से बनाने के लिए उसमें टाइम चाहिए और केयरफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स वहाँ चाहिएंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सच एज ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर डिपेंड होते हैं ऑन फूड फॉर अदर्स। हार्बीवर्स ईट, प्लांट को खाते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवर्स दोनों चीज़ें खाते हैं। डीकम्पोजर क्या करते हैं, जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया, वो ब्रेक डाउन करते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में,
ताकि उनको सिंपल सब्सटेंस में करेंगे तो सोइल उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल. दिस साइकिल इंश्योर्स दैट एनर्जी एंड मैटर्स आर रीयूज्ड इन द इकोसिस्टम, क्योंकि ये इकोसिस्टम में यूज होते हैं. विदाउट प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर ही नहीं है, लेकिन यानी कि प्लांट ही नहीं है, देयर वुड बी नो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. विदाउट डीकम्पोजर, डीकम्पोजर के बिना वेस्ट और डेड मटेरियल भी क्या होंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि कोई उन्हें डीकम्पोज ही नहीं कर रहा है. एंड न्यूट्रिएंट वुड नॉट रिटर्न टू द सोइल फॉर प्लांट्स टू यूज, और न्यूट्रिएंट भी वापस मिट्टी में नहीं जाएंगे, तो सब चीज़ें वैसे के वैसे रह जाएंगी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब विद एग्जाम्पल. सो अब फूड चेन सिंपल होती है, लीनियर सीक्वेंस होता है, इस तरह से चलेगा, ठीक है. शोइंग हु ईट्स हुम, कि कौन किसको खाता है इन एन इकोसिस्टम. सच एज ग्रास, ग्रास जो है ग्रास ऊपर ग्रास को खाता है, ये फ्रॉग इसको खा लेता है, स्नेक फ्रॉग को खा लेता है, ईगल इसको खा लेता है. ईच ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी जो है नेक्स्ट वाले को देता है. जैसे ग्रास से एनर्जी किसको मिली, ग्रास होपर को. ग्रास होपर ने फ्रॉग ने ग्रास होपर को खाया तो इसको एनर्जी मिली. तो इस तरह से इनकी एनर्जी चलती रहती है. अब फूड वेब जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और शो करता है कि हाउ डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, कि किस तरह से सारी जो फूड चेन्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास में बी ईटन बाय रैबिट्स और माइस. अब ग्रास हमने यहाँ सिर्फ ग्रास ऊपर से लिखा, लेकिन बाकी जैसे रैबिट, माइस और जो भी चीज़ें वो भी तो खाते हैं. माइस जो है उसको कौन खा सकता है, स्नेक और आउल कोई भी खा सकता है. दिस नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप मेक इकोसिस्टम मोर स्टेबल बिकॉज ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल फूड सोर्सेज. तो ये जो है ज़्यादा इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है, क्योंकि जो बाकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनके पास ज़्यादा मल्टीपल फूड ऑप्शंस एक तरह से सोर्सेज हैं जिससे वो अपनी एनर्जी ले सकते हैं. इफ़ वन फूड सोर्स इज रिमूव्ड, अगर एक भी रिमूव किया जाएगा तो वो दूसरे से अपना काम कर लेंगे, दूसरा खा लेंगे. Now explain with an example how a small change in ecosystem can cause a chain reaction. कि अगर छोटा सा चेंज भी करेंगे इकोसिस्टम में तो एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन बन सकता है. सो इन नेचर एवरी पार्ट जो है कनेक्टेड है. सो इवन अ स्मॉल चेंज, एक छोटा सा भी चेंज कैन अफेक्ट मैनी अदर्स, बहुत सबको भी दूसरों को भी इफ अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन क्या करता है, प्लांट्स को किल कर देता है पॉन्ड में. इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा. अब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड उसमें वाटर के अंदर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. दिस कॉजेज फिश पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाएगी बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो नहीं मिली. विद फ्यूअर फिश, अब फिश भी कम होगी. इंसेक्ट का नंबर ग्रो हो जाएगा रैपिडली बिकॉज फिश आर देयर प्रीडेक्टर. नाउ दीज इंसेक्ट, अब ये इंसेक्ट बढ़ गए, ये डैमेज कर सकते हैं आसपास की फसलों को, लीडिंग फार्मर्स टू यूज मोर पेस्टिसाइड्स. सो फार्मर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे. अब इतने पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो होंगे नहीं, वो उसको हार्म पहुंचाएंगे. शोइंग हाउ वन चेंज, अब इससे पता चला कि पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, पानी में ऑक्सीजन नहीं गया, प्लांट की ग्रोथ कम हो गई, फिशेज कम हो गई, फिश कम हो गई, तो इंसेक्ट बढ़े तो क्या हो गया, फार्मर की क्रॉप खराब हुई, उन्होंने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए. अब ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो गए तो मतलब एनवायरनमेंट के लिए फिर से खराबी हो रहा है. और वो जो फसल हम खाएंगे जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हुआ है तो हमारे लिए भी सही नहीं है. तो इससे हमें पता चलता है कि शोइंग हाउ वन चेंज स्प्रेड थ्रू द इकोसिस्टम इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट, हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम बैलेंस एंड वाई डू दे माइग्रेट. क्यों माइग्रेट करते हैं और किस तरह से वो बैलेंस बनाते हैं. सो माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं टू अवॉइड हार्श वेदर एंड फाइंड फूड, खाने के लिए और हार्ड वेदर को अवॉइड करने के लिए. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैनी एक्ट एज पोलिनेटर, कुछ पोलिनेटर की तरह काम करते हैं जिसकी वजह से हेल्पिंग फ्लावर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. एंड एज अ सीड डिस्पेंसर भी यूज़ होते हैं. स्प्रेडिंग प्लांट स्पीसीज ओवर वाइड एरिया, ज़्यादा दूर में जाकर जो भी प्लांट पे बैठते हैं उसके सीड दूर दूर तक फैला देते हैं. दे ऑल्सो फीड ऑन पेस्ट लाइक इज इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को भी खाते हैं जिसकी वजह से हेल्प होती है फार्मर की कि उनकी क्रॉप कम डैमेज होगी. फॉर एग्जाम्पल, द डिमोनसाइल क्रेन्स विजिट खींचन विलेज इन राजस्थान एवरी विंटर, हर विंटर में वहाँ आते हैं. एडिंग ब्यूटी एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़ बाय लिंकिंग डिस्टेंट हैबिटेट. माइग्रेटरी बर्ड इंश्योर करते हैं इकोसिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड है सारे रीजन में, जितने भी रीजन हैं. डिस्कस द थ्रेट फेस्ड बाय द सुंदरवन एंड वाई इट्स कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट. तो सुंदरवन को क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या खतरे हैं.
सुंदरबंस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स कोस्टल एरिया फ्रॉम फ्लड्स एंड स्टॉर्म। ठीक है, सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और जो कोस्टल एरिया ना उसके आसपास का उसको बचाता है फ्लड से और तूफान से। और ये बहुत सारी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका क्या है, घर की तरह है, यानी कि जो आपको दिखती भी नहीं होंगी मे बी, एंड रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। हाउएवर इट फेसेस थ्रेट फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, लेकिन आजकल डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को ज़्यादा काटा जा रहा है तो उसकी वजह से इसको बहुत खतरा है। इलीगल हंटिंग हो रही है, यानी कि जो दिखते नहीं हैं या ऐसे जो स्पीसीज़ हैं जो आजकल बहुत रेयर हो गए हैं तो उनको मारा जाता है। ओवर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज और पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इन सब की वजह से इसको बहुत खतरा है। कटिंग मैंग्रोव्स वीकन नेचुरल फ्लड प्रोटेक्शन, अब अगर इनको काटा जाएगा तो फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी नुकसान होगा। सिंस द सुंदरबंस ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इतना बड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करता है। देयर लॉस वुड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, अगर ये नहीं होंगे तो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा। प्रोटेक्टिंग दिस इकोसिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द लोकल कम्युनिटीज, सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ के नहीं, बट ऑल्सो फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ। Now, what are the harmful effect of unsustainable farming practices and how can they be avoided? तो क्या क्या अनसस्टेनेबल फार्मिंग जो प्रैक्टिस होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है और इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस इंक्लूड ओवर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं ताकि ज़्यादा फसल हो, मोनोकल्चर एक ही तरह की फसल को बार बार उगाया जाता है, और एक्सेसिव इरीगेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दीज हार्म द सोइल, इसकी वजह से मिट्टी को हार्म होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर है वो कम हो जाता है, और बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं वो भी मर जाते हैं। सोइल इरोजन बढ़ जाता है विदाउट हमस एंड पेस्ट में बिकम रेजिस्टेंस, और बार बार यूज़ करने से जो पेस्टिसाइड हम बार बार यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो पेस्ट हैं वो उसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे, उन्हें उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सच प्रैक्टिसेस ऑल्सो डिस्टर्ब नेचुरल प्रेडिक्टर, जो नेचुरल प्रेडिक्टर हैं जो उनको खाते हैं इंसेक्ट को, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, एंड पोलिनेटर्स को, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, इनको अवॉइड करने के लिए फार्मर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, रोटेट क्रॉप्स लगानी चाहिए और अडोप्ट नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। सस्टेनिंग फार्मिंग, अब सस्टेनेबल फार्मिंग जब करेंगे वो हेल्प करेगी, जिसकी वजह से सोइल फर्टिलिटी मेंटेन करने में वो हेल्प करती हैं और इकोसिस्टम को हेल्दी रखते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो इसके साथ ही आपके ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।